नमस्कार, मैं वसीम अख्तर द लीडर हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक और अहम मुद्दे पर बात करने के लिए। ये मुद्दा रुहेलखंड में मुस्लिम लीडरशिप का है। उस रुहेलखंड में जो मुस्लिम एतबार से रिच रहा है, अब से नहीं बल्कि हम अगर 1857 के गदर की बात करें तब और उसके बाद आज़ादी के आंदोलन तक, 1857 के गदर में जिस तरह खान बहादुर खान ने अपनी बहादुरी की जौहर पेश किए, उसको आज भी साहित्यकार सम्मान के तौर पर लिखते हैं। उसके बाद जब जंग आज़ादी का दौर शुरू हुआ तो रुहेला सरदार हाफिज़ रहमत खान ने अपनी छाप छोड़ी। आज़ादी के बाद जब आज़ाद हिंदुस्तान में लोकसभा के और फिर उसके बाद विधानसभा के चुनाव हुए, तब भी कुछ वक्त तक रुहेलखंड मुसलमानों के लिए एक अच्छी सरजमीन रहा। 1980 की बात करें तो यहाँ से बेगम आबिदा अहमद चुनाव जीती। ये दौर 1980 का था। तब उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उन्हें यहाँ चुनाव लड़ने के लिए भेजा था। वजह उनके चुनाव लड़ने की ये थी कि एक तो वो उस वक्त के राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद की पत्नी थी, उसके अलावा उनका बदायूं मायका था, इसी वजह से बरेली से सीधा जुड़ाव था। वो यहाँ से 2 चुनाव जीती, एक उपचुनाव जीती, उसके बाद फिर जो चुनाव हुआ लोकसभा का उसमें भी उन्होंने सफलता हासिल की। इसके बाद जब 1989 का चुनाव हुआ और तब ये लगने लगा था कि एक मुस्लिम लीडर के तौर पर उभर रही हैं, तब उनकी राजनीति पर ब्रेक लग गया। ब्रेक लगने की वजह भी ये थी कि मुस्लिमों के बीच से ही उनके खिलाफ आवाज़ उठी। दरगाह आला हज़रत के मौलाना मन्नान रज़ा खमरनानी मियाँ उनके खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़ गए और वो 1989 का चुनाव संतोष गंगवार से हार गई। देखिए, सबसे बड़ी वजह तो यह है यहाँ पर कि हम लोग ऐसे मरकज़ में रह रहे हैं, अहले सुन्नत के मरकज़ में रह रहे हैं, और इसकी वजह से हम लोगों की बरेली की पहचान भी है। कुछ चीज़ें ऐसी डेवलप कर गई जिसकी वजह से लीडरशिप में रहा मौका आया, लेकिन उस मौके को हमारा शहर का मुसलमान, ज़िले का मुसलमान कैच नहीं कर पाया, क्योंकि बेगम आबिदा हमको ऐसी लेडी मिल गई थी क्योंकि मिस्र यार खां के इंतकाल के बाद ये महसूस हो गया कि सीट लोकसभा जो थी मुस्लिम है। उसलिए स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने एक हम लोगों को, बरेली वालों को, बेगम आबिदा के बतौर तोहफा दिया और वो लड़ी। बाई इलेक्शन था, चुनाव जीती, जीतने के बाद जनरल 84 में चुनाव जनरल हुआ, उसमें जीती। लेकिन उसमें जो भी हमारे यहाँ के बड़े लीडर मुस्लिम थे उस वक्त के, उनमें आपस में टकराव था किसी वजह से। बेगम को चाहते थे, लेकिन कुछ खुल के भी बात भी नहीं कहते थे, लेकिन कहीं ना कहीं गड्ढा था। ये हुआ कि 89 में चुनाव हुआ तो बेगम साहिबा 20,000 वोट से हार गई। तब से हमारा ज़िला महरूम हो गया, क्योंकि यहाँ मुस्लिम और कुर्मी बहुत क्षेत्र है। उसको संतोष गंगवार जी एक MP के रूप में मिल गए और वो आज तक जीतते रहे। 1980 से पहले भी यहाँ मिस्र यार खां के रूप में मुस्लिम सांसद थे। उसके बाद बेगम आबिदा जीती। जब ये लगने लगा कि ये सीट मुसलमानों के लिए एक तरह से आरक्षित हो रही है, तब राजनीति में बड़ा बदलाव आया। ये बदलाव किसी और ने नहीं किया था, बल्कि मुस्लिम्स के बीच से ही एक ऐसा कदम उठ गया जो नुकसानदेह साबित हुआ। उसके बाद से लेकर अब तक अगर हम देखें तो कोई भी मुस्लिम सांसद यहाँ से नहीं जीत सका है। बीच बीच में कोशिशें होती रहीं, चाहे वो कद्दावर नेता अकबर अहमद डंपी के तौर पर हुई हो कि उन्होंने यहाँ बरेली से आकर चुनाव लड़ा। एक बार नहीं बल्कि कई बार वो प्रयास करते रहे, लेकिन जीत उन्हें नसीब नहीं हुई और आखिरकार वो यहाँ से वापस चले गए। स्थानीय तौर पर अगर हम देखें तो इस्लाम साबिर ने एक प्रयास किया। पहले वो यहाँ से कैंट से विधायक भी रह चुके हैं। लोकसभा का जब उन्होंने चुनाव लड़ा तो जीत उनको भी हासिल नहीं हो सकी। अकबर अहमद डंपी और दोनों वो एक साथ चुनाव लड़ते थे, मुस्लिम वोट यहाँ बढ़ जाता था। ना अकबर अहमद डंपी जीत सके और ना ही इस्लाम साबिर की सांसद बनने की ख्वाहिश पूरी हो सकी। जिस वक्त बेगम आबिदा जीती, वो एक लहर, एक वक्त ऐसा था कि मुसलमान लीडरशिप डेवलप होने जा रही थी। उनके हटने के बाद से फिर 92 में मस्जिद शहीद होती है, बाबरी मस्जिद।
उसके बाद से मुसलमानों का तितर बितर होना, हर पार्टी अपनी तरफ से मुसलमानों को भगा रही है, ले रही है, मुसलमान भाग रहा है, कौन किधर जा रहा है, कौन किधर जा रहा है। आज कांग्रेस के पास कोई भी जमात का, किसी भी पार्टी का, किसी बिरादरी का वोट बैंक नहीं है। यही नतीजा है, लीडरशिप मुस्लिम बट रही है, डिवाइड हो रही है, इतनी नहीं बन पा रही है। दो बड़े मुस्लिम चेहरों के बीच लोकसभा में दौर आजमाइश की वजह से भाजपा यहां आसानी से चुनाव जीतती रही और इस जीत के बीच एक बड़े नेता के तौर पर संतोष गंगवार यहां से उभरे और इनकी जड़ें इतनी मजबूत हो गई कि उनको हराना मुश्किल समझे जाने लगा। इसकी वजह सबसे बड़ी ये थी, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो या समाजवादी पार्टी, दोनों ही पार्टियों से मुस्लिम को टिकट दिया जाता रहा। एक मर्तबा जब समाजवादी पार्टी ने इसमें फेरबदल किया और मुस्लिम की जगह उन्होंने एक कुर्मी को ही यहाँ से भगवत शरण गंगवार को संतोष गंगवार के सामने मैदान में उतारा, तब ये सीट जो थी वो भाजपा से छिन गई और कांग्रेस के पास एक बार फिर से चली गई। संतोष गंगवार एक ही बार चुनाव हारे, उसके बाद फिर इस तरह की परिस्थितियां बनी कि ये सीट उनके पास चली गई। लोकसभा चुनाव में मुस्लिम लीडरशिप के नहीं उभरने के बाद विधानसभा चुनाव से उम्मीदें बंधी। वजह ये थी कि पीलीभीत में अनीस अहमद खां और फूल बाबू, हाजी रियाज अहमद, ये दो बड़े मुस्लिम चेहरे उभरे। चुनाव जीतने के बाद दोनों ही को उनकी पार्टियों ने सरकार बनने पर मंत्री भी बनाया। ऐसा ही बरेली में आने के बाद शहीदुल इस्लाम जब चुनाव जीते तो उनके साथ भी हुआ, वो भी मंत्री बनाए गए। उससे पहले मंत्री पद अताउर रहमान को बहेड़ी में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद मिल चुका था। कई मरतबा यहाँ सुल्तान बेग भी विधायक बने। और अगर हम पूरा इस सीन उठाकर देखें विधानसभा का कि किस तरह विधानसभा चुनाव में मुस्लिम लीडरशिप को लेकर जो उम्मीदें जगी थीं वो टूटती रहीं, तो उसके पीछे भी सबसे बड़ा कारण ये रहा कि मुस्लिम विधायक जो थे वो आपस में ही टकराते रहे। मिसाल इसकी सामने है, तीसरी बार विधायक बनने के लिए शहीदुल इस्लाम जब भोजीपुरा से फिर आए तो उनके खिलाफ सुल्तान बेग ने अपने भाई को चुनाव लड़ा दिया। नतीजा ये हुआ कि ना शहीदुल इस्लाम जीत पाए और ना सुल्तान बेग के भाई को कामयाबी हासिल हुई। इसका असर मीरगंज में भी दिखाई दिया। सुल्तान बेग के खिलाफ जो अंसारी वोट था वो उन्हें नहीं जाकर दूसरे दलों की तरफ चला गया। सुल्तान बेग भी चुनाव हार गए, शहीदुल इस्लाम भी नहीं जीत सके और इधर अताउर रहमान को भी हार का सामना करना पड़ा। ज़ुबैर भाई, अगर हम लीडरशिप की बात करें, मुस्लिम लीडरशिप की, तो बेगम आबिदा के तौर पर बरेली को एक बड़ी नेता मिली थी। जी बिल्कुल, बेशक। उनकी हार के बाद या हम ये देखें कि उनके जाने के बाद ये लीडरशिप फिर डेवलप नहीं हो सकी है, तो क्या वजह रही इसकी? इसकी वजह मुसलमानों की जो पॉलिटिकल अवेयरनेस है उसकी कमी रही और जो हालात पैदा हुए, जिस तरह से मुस्लिम लीडरशिप को परवान चढ़ना चाहिए था वो नहीं चढ़ पाई। कुछ ऐसे हालात बने कि मुसलमान बरेली का बिरादरियों में, फ़िरक़ों में और अंसारी वर्सेस नॉन अंसारी की एक्टिविटीज़ का शिकार हो गया, उस इंतशार का शिकार हो गया जो फिर कभी किसी एक प्लेटफार्म पे नहीं आ पाए। और एक तरीके से जो बरेली है वो सियासी तौर पे मुसलमान बरेली का यतीम हो गया। बेगम साहब की हार हो गई और उनकी हार से पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए एक ये मैसेज निकला कि भाई किसी भी मजहबी इदारे का कोई आदमी अगर चुनाव मैदान में आ जाएगा तो 10-20 हज़ार वोट लेके वो किसी भी भारी भरकम पार्टी के उम्मीदवार को हरा सकता है। तो सियासी पार्टियां जो थीं वो उन मजहबी इदारों पे, खानकाहों पे या दरगाहों पे जाके नतमस्तक होने लगीं। वहाँ के जो सरबराहान थे उनसे सियासी सौदे होने लगे और वो जो काम पॉलिटिकल लोगों को करना चाहिए था, जो राजनीतिक शऊर के लोगों को जो काम करना चाहिए था कौम की फलाह और बहबूद के लिए, उस काम को मजहबी जगहों से अंजाम दिया जाने लगा।
जिन्हें उसको करने का न तजर्बा था, ना अहल थे और ना ही उनकी पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस थी। ये चीज़ तो है कि हम किसी को अगर मजहबी रहनुमा अपना मानते हैं तो ये ज़रूरी नहीं है कि उस मजहबी रहनुमा को हम अपना सियासी रहनुमा भी बना लें। सियासत में हमारे और उसके ख्यालात अलग अलग हो सकते हैं और होता है ऐसा। इसीलिए जब दरगाहों से, खानकाहों से और जो मजहबी शख्सियतें थीं उन्होंने जब सियासत की कमान अपने हाथ में लेना चाही और नाकाम सियासत करने लगे तो बरेली के मुसलमानों को एक बहुत बड़ा सियासी नुकसान पहुंचा और बरेली के मुसलमान की सियासी लीडरशिप जो थी वो ख़त्म। इस तरह जो उम्मीदें मुस्लिम लीडरशिप को लेकर जगी थी वो भाजपा के उदय के बाद बहुत पीछे छूटने लगी और नतीजा ये हुआ कि अब आने के बाद मुस्लिम लीडरशिप से ये ज़िला एक तरह से खाली सा हो गया है। उसके बाद फिर ये हुआ कि समाजवादी पार्टी आई। समाजवादी पार्टी ने मजहबी घरानों से जुड़े हुए लोगों को लाल बत्तियाँ दी, निगमों का चेयरमैन बनाया और कई सारी सरकारी मराहत से उन्हें नवाजा। उनके बताए हुए नामों को, उनके नुमाइंदों को उन सरकारी मराहत से नवाजा, लाल बत्तियों से नवाजा। उसका जो असर पड़ा वो फिर कांग्रेस के खिलाफ गया, लेकिन काम उन्होंने वही किया, वोटों के डिवीज़न वाला। और इसके असर से वोट इस तरह डिवाइड हुआ कि मुस्लिम लीडरशिप कहीं ना कहीं डैमेज होती चली गई। समाजवादी पार्टी ने फिर उन्हीं घरानों को इस्तेमाल किया, उन्हीं घरानों को फिर बीएसपी ने इस्तेमाल किया और फिर पसे पर्दा कुछ लोगों को भारतीय जनता पार्टी ने भी इस्तेमाल किया। हाँ, ये ज़रूर रहा कि अगर हम पड़ोसी ज़िले की बात करें, रामपुर की बात करें, तो वहाँ से आजम खान मजबूत नेता के तौर पर समाजवादी पार्टी में उभरे और उन्होंने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान बनाई। मुस्लिम लीडर के तौर पर वो विकसित होते चले गए। अब आने के बाद उन पर जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने शिकंजा कसा है, वो जेल में और जेल के बाद फिर अस्पताल में हैं, उनकी सेहत ठीक नहीं है। मुस्लिम लीडरशिप में एक बार फिर से उथल पुथल मची दिखाई दे रही है। मुसलमान बेचैन हैं कि 2022 का जो चुनाव है वो क्या सूरत लेकर आएगा। इसकी वजह एक ये भी है कि हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी बिहार और पश्चिम बंगाल के बाद यूपी में भी मजबूती के साथ दस्तक दे रहे हैं। वो 100 सीटों पर लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, उनकी रैलियों की तैयारी है। फिलहाल वो रोड शो कर चुके हैं, मुरादाबाद तक उनका कार्यक्रम इस बेल्ट पे हो गया है। आने वाले दिनों में उनका बरेली भी आना होगा। असदुद्दीन ओवैसी को लेकर मुसलमानों के बीच ही बहुत से लोग नाराज़गी का इजहार कर रहे हैं। उनमें कुछ ऐसे भी हैं जो उन्हें मुस्लिम लीडर के तौर पर स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। वजह यह है कि इस बेल्ट पे कोई मुस्लिम मजबूत नेता दिखाई नहीं दे रहा है। यही वजह है कि ओवैसी को जगह मिल रही है। फैसला 2022 के चुनाव में होना है, तब ये देखा जाएगा कि ओवैसी का प्रदर्शन किस तरह का रहता है, कि लोग उन्हें मुस्लिम लीडर स्वीकार करते हैं या फिर उनका जैसे पश्चिम बंगाल में हश्र हुआ है वैसा ही हश्र यहाँ होने जा रहा है। खैर, हम बात मुस्लिम लीडरशिप की कर रहे थे। मुस्लिम लीडरशिप के लिए आने वाले दिनों में और दुश्वारियाँ हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का उदय हुआ है और वो मजबूत होती चली जा रही है, उसमें जगह बनाना किसी भी नेता के लिए अब आसान नहीं है, जैसा कि राजनीतिक माहौल में साफ दिखाई दे।